नमस्कार। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को लेकर ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को लेकर बात की कि कितने प्रकार के क्षेत्रक होते हैं और जीडीपी का जो योगदान है किस क्षेत्र में कितना है। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने और समझा था। आज की हमारी दूसरी क्लास है और इन्हीं क्षेत्रकों के अंदर इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है और कुछ इतिहास बात करनी है इनको लेकर, ताकि ये चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए। हमारी इस क्लास के अंदर कृषि क्षेत्र हो जाए, उद्योग क्षेत्र हो या फिर सेवा क्षेत्र हो, सर्विसेज हो, उनको लेकर बात करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी जीडीपी है किस प्रकार इन क्षेत्रकों का योगदान जीडीपी के अंदर रहता है। हमारा पहला पॉइंट है, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को समझने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि उस राष्ट्र की जीडीपी में योगदान क्षेत्रकों का कितना है। जीडीपी अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था के अंदर, उसकी एक शक्ति होती है। काफी सरल है समझना, इसको काफी आसान है। और एक राष्ट्र के लिए उस देश में कितना उत्पादन हो रहा है और किस क्षेत्र में हो रहा है, मतलब अस्पतालों के द्वारा, मंदिरों के द्वारा, या जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके द्वारा, व्यापार के द्वारा ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा रोजगार मिल रहे हैं, या फिर उद्योगों के द्वारा, कारखानों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या ज़्यादा रोजगार दे पा रहे हैं, या फिर कृषि क्षेत्र के द्वारा किसानों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग ज़्यादा रोजगार दे पा रहे हैं, या फिर ज़्यादा पैसे लोगों को मिल रहे हैं। इन चीज़ों को नापा जाता है, समझा जाता है और फिर राष्ट्र के सामने संस्थाओं सीएसओ के द्वारा इसको रखा जाता है। आज की हमारी क्लास में इसको लेकर ही हम बात करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक प्रवृत्ति की हम बात करते हैं। जो हमारा देश है 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था। दुनिया का कोई भी देश हो, जब आज़ाद होता है तो या तो वो राजाओं की गुलामी से आज़ाद होता है, या फिर कोई दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर अधिकार कर लेता है, उपनिवेश बना लेता है, उस अधिकार क्षेत्र से संप्रभु बनता है और आज़ाद होता है। यही दो चीज़ें होती है। और उस राष्ट्र के अंदर या तो सरकारें तानाशाह हो जाती है, या लोगों के अधिकार छीन लेती है, या फिर महिलाओं के अधिकार छीन लेती है। इन्हीं को लेकर ज़्यादा आंदोलन हुए हैं और ज़्यादा राष्ट्र जो आज़ाद हुए हैं वो भी इन्हीं चीज़ों से बाहर निकले और खुद को स्वतंत्र किया है। 3 प्राकृतिक अधिकार हमको बताया जाता है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। इन तीनों अधिकारों का हर एक इंसान के ऊपर, हर एक इंसान को ये अधिकार मिले हैं कि आप संपत्ति रख सकते हो, जीवन जी सकते हो, आज़ाद रह सकते हो। ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब सांस लेने का आपको अधिकार होगा, आपकी सांसें नहीं छीनी जा सकती। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ऐतिहासिक प्रवृत्ति की जब हम बात करते हैं तो चाहे कोई भी राष्ट्र हो, अपना उस राष्ट्र का जब आज़ाद होता है शुरुआत के अंदर, तो उस राष्ट्र का ये काम होता है कि वो अपने देश के लोगों का पेट भरने का काम करे। जब वो राष्ट्र अपने लोगों का पेट भरने का काम करेगा तो हम मान के चलते हैं कि उस राष्ट्र की जो कृषि भूमि है उसको बेहतर बनाने के ऊपर ही काम किया जाएगा। और हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ, हमने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर सबसे ज़्यादा जिस पे बात की वो कृषि क्षेत्र था। हरित क्रांति तक हमने किस कृषि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। बाहरी देशों से हम गेहूँ खरीदते रहे, किस्में खरीदते रहे, ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस में लाते रहे ताकि हमारे देश के लोगों का पेट भरा जा सके। लेकिन आगे चलकर जब हमने कृषि क्षेत्र के अंदर अच्छा विकास किया, अच्छा कार्य किया, हमने नहरें बनाई, हमने बांध बनाए, उनका निर्माण किया, लोगों के खेतों तक हमने पानी पहुंचाया, ट्यूबवेल लगवाई, ये सारी चीज़ें जब हमने करने लगे, किसानी के अंदर या कृषि के अंदर जब हम बेहतर विकास करने लगे, तब हमने डेयरी उत्पादन, ये चीज़ें पहले भी हो रही थी लेकिन इनको एक
अच्छे तरीके से हमने सामने ला के रखा। और जो भी जैसे मछली उत्पादन हो गया, डेयरी, पशुधन, ये जो योजनाएं थी, ये प्राथमिक स्तर की योजनाएं थी, हम इनको नेचुरल भी कह सकते हैं क्योंकि मछली पकड़ना एक नेचुरल थिंग है, तो नेचुरल भी कहा जा सकता है। तो जो नेचुरल चीजें थी, तो हमने काफी शानदार जो विकास कर लिया इस क्षेत्र के अंदर। तब हमारी तब हमारी सरकार के सामने चुनौती आई कि सरकार चाहे तो अब फैक्ट्रियां, व्यापार और जो भी कारखाने, फैक्ट्रियां, जो भी चीजें सेकंड द्वितीय क्षेत्र में शामिल की जाती है, उनके ऊपर ध्यान दे सकती थी। लेकिन हम सीधा यहाँ पे कह सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र, ये था प्राथमिक क्षेत्र। एक चीज तो आपको क्लियर हो रही है कि कोई भी राष्ट्र जब आजाद होता है तो उसका पहला काम लोगों का पेट भरना होता है, मतलब कि अपने प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करना होता है। और हमने भी यही किया। ऐतिहासिक प्रवृत्ति कृषि क्षेत्र को लेकर रही। और जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के समय की, जब हम स्वतंत्रता के समय की बात करते हैं तो लगभग 60% तक जीडीपी में योगदान सिर्फ कृषि क्षेत्र का था। और हमारी सरकारें ध्यान भी कृषि क्षेत्र पे ही दे रही थी। मतलब आप मान के चलिए कि जब इस देश के लोगों का पेट भरना था, जब इस देश के लोग भूख से जूझ रहे थे, तब हमारी सरकार का पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र पे था और लोगों के लिए वो मदद करना चाहती थी। और दूसरी चीज, किसानों ने भी ईमानदारी से अपना काम किया। सरकार ने जैसा कहा वैसी फसलें लगाई। सरकार ने, जो किसान खेती कर रहे थे, सरकार ने कहा कि देश में दालों की जरूरत है, प्रोटीन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, भूखमरी की वजह बढ़ रही है। तो किसानों ने अपनी दूसरी जो व्यापारिक फसलें थी उनको रोका और दालें उगाई, गेहूं उगाए, चावल उगाए, इन चीज़ों को ज़्यादा उगाया, फसलें इनकी ज़्यादा तैयार की गई ताकि पूरे देश में ये बांटा जा सके। तो जैसा सरकार ने चाहा, किसानों ने वैसा किया। ये बात है आज़ादी के समय की, स्वतंत्रता के समय की और 80 के दशक से पहले की। लेकिन पिछले 40 सालों में हमने देखा कि जो कृषि क्षेत्र का योगदान 60% था, वो आज सिर्फ 18% रह गया। सिर्फ 18% जीडीपी में योगदान रह गया। शुरुआत के अंदर इसी 60% में पूरा देश सिर्फ कृषि के ऊपर ही निर्भर था। पूरा देश के मतलब ज़्यादातर रोजगार के लिए जो चीज़ें थी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थी। आगे चलकर कुछ उद्योग धंधे हमने खोले, हमने सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे हमने जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान तो कम कर लिया, लेकिन आज भी 46%, 42 से 46% कह सकते हैं हम, रोजगार कौन दे रहा है? कृषि क्षेत्र दे रहा है। आपने सुना होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसका अर्थ होता है हमारे देश के अंदर एक काम को करने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है। मतलब कोई एक काम है, ठीक है, खेत है, मान लो छोटा सा खेत है, इसको जोतने के लिए सिर्फ एक ही आदमी काफी होता है। लेकिन उस घर में 5 जने हैं, वो 5 ही लोग इस काम को करने में लगे हुए हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब जो मिलेगा उस खेत से, छोटा खेत है, जो मुनाफा होगा वो एक आदमी के लिए हो सकता है, ठीक है, इतना ही मिलेगा। लेकिन कर कितने रहे? 5 लोग। अब 4 लोग फ्री हैं, अगर वो चाहें तो फैक्ट्रियों में जा सकते हैं, कारखानों में जा सकते हैं। लेकिन जो हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र की, जो हम द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कृषि के बाद हमको जाना था द्वितीय क्षेत्र में। लेकिन हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि हम लोग सीधे ज्ञान बांटने पे चले गए। कैसे समझना? यह द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। पिछली क्लास में हमने कहा था कि इसको सलाह के लिए ही देखा जाता है। मतलब ये अमूर्त चीज है, इसको छुआ नहीं जा सकता है। बस डॉक्टर ही आपके इलाज के लिए सलाह देगा कि आप ये टेबलेट लीजिए, वो लीजिए। फिर आप जब टेबलेट लेते हैं तो वो तो अंतिम वस्तु हो गई, ठीक है। तो डॉक्टर की जो फीस आप दे रहे हो वो सलाह के लिए दे रहे हो, बस उस सलाह को आप छू नहीं पा रहे हो। सिर्फ वो कह रहा है, आप बात मान रहे हो, इतना है नॉलेज, उसका नॉलेज। जो ये सलाह है
जब 90 का दौर आया, ग्लोबलाइजेशन जब हमारे देश में हुआ, ठीक है, उदारीकरण का जब दौर आया 1990 के बाद, पूरी दुनिया में ही आया था। पूरी दुनिया को चाहिए थे सस्ते अंग्रेज, मतलब कि अंग्रेजी बोल ले, पढ़े लिखे हों और कम पैसों में हमको मिल जाए। हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था, लोगों को रोटियां तक नहीं मिल पा रही थी खाने के लिए। दुनिया की नज़र हमारे देश पे थी। उदारीकरण के दौर में हमारी सरकारों से संपर्क किया गया और हमारे लोगों, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको विदेशों में बुला लिया गया, या यहीं से बैठ के आईटी, बीपीओ ऐसे संचार क्षेत्रों के माध्यम से उन लोगों ने दुनिया के लिए अपना काम किया। और वहीं से हमें द्वितीय क्षेत्र में जाने की बजाय, इसमें जाना था हमको तो, लेकिन हम गए कहाँ पे? तृतीय क्षेत्र में। और इसका कारण बना, आज हमारे देश में लगभग 55% से 60% हिस्सा जीडीपी के अंदर किसका रह गया है? सेवा क्षेत्र का, इस तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। हम लोगों ने उद्योग धंधों पे ध्यान तो दिया। अब सुनना, यहाँ पे जो ऐतिहासिक प्रवृत्ति की हम बात कर रहे हैं, उसमें प्राथमिक क्षेत्र की जब हमने बात की, कृषि भूमि का हिस्सा, तो जो ऐतिहासिक प्रवृत्ति की बात की, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की। अब सोचो, हमारे देश में किसानी बेहतर हुई, विकास हुआ। अब अगर हमारे देश के अंदर फैक्ट्रियां खुलती, व्यापारिक जो कारखाने हैं, ठीक है, वो खुलते, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो द्वितीय क्षेत्र में शामिल की जाती है, उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता, उद्योगों पे ध्यान दिया जाता, जैसे कि चीनी मिल हो गई, जो भी चीज़ें विनिर्माण के लिए जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, कितनी सारी चीज़ों में, कपास, सुई के कपड़ा बनाने के लिए, अ, चीनी बनाने के लिए जो फैक्ट्रियाँ लगती है, उनके लिए तो जैसे ही विनिर्माण के लिए उद्योग धंधे शुरू किए जाते, तो किसान जो कृषि कर रहे थे, जो प्रचंड बेरोजगारी के शिकार हो रहे थे, वो लोग यहाँ पे पहुंच सकते थे। लेकिन हमने उस क्षेत्र पर कम ध्यान देने की बजाय, हमने हमारा जो नॉलेज था, जो हमारी सलाह थी, जो हमारा नॉलेज था, हमने दुनिया को दे दिया कि आप लीजिए। क्योंकि हमारा देश गरीबी से जूझ रहा था, उदारीकरण से जूझ रहा था, तो हमारी मजबूरी भी थी एक। लेकिन जो दिमाग, जो यूज हमारे देश के लिए होना चाहिए था, वो दुनिया को हमने दिया। आज हमारे ही डॉक्टर अमेरिका में बैठे हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि किस तरह हमने द्वितीय क्षेत्र पे ध्यान कम दिया और सेवा क्षेत्र को हमने ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। ये कारण बना हमारे। उसके बाद समझना है यहाँ पे कि द्वितीय क्षेत्र में वर्तमान में 25% से 28% रोजगार देता है। द्वितीय जो क्षेत्र है, ये 25% से 28% रोजगार कौन दे रहा है? द्वितीय क्षेत्र दे रहा है। और लगभग 25 से 30% हिस्सा रखता है किसके अंदर? जीडीपी के अंदर योगदान देता है द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र कितना दे रहा है? 55% से 60% तक। और कृषि क्षेत्र कितना दे रहा है? अभी सिर्फ 18% हमने बात की थी, 18%। लेकिन ये भी 55% 60% योगदान तो दे रहा है, लेकिन रोजगार कितना दे पाएगा? ये भी 28 से 25 से 30% ही रोजगार दे पाएगा। ये जो क्षेत्र है वो 42 से 46% रोजगार दे रहा है, लेकिन जीडीपी में हिस्सा कितना है? 18%। तो ये जो आपको दिख रहा है इतना, मतलब बीच के अंदर, एक तो 18% है, एक 42-46%। तो ये प्रचंड बेरोजगारी का जो शिकार हो रहा है, ये इसी तुलनात्मक अध्ययन के कारण हो रहा है कि जो 46% रोजगार दे रहा है जीडीपी में, सिर्फ इतना, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना अंतर है। उसके बाद 25%, तो ये द्वितीय क्षेत्र ठीक है, लेकिन वही सेवा क्षेत्र 55 से 60% हिस्सा रख रहा है, जीडीपी में योगदान दे रहा है, रोजगार कितना दे पा रहा है? सिर्फ 25 से 30%। अब सोचो, एक डॉक्टर है जिसकी हमने बात की, जो सलाह दे रहा है, वो डॉक्टर अपनी फीस बढ़ा देता है। 100 रुपये ले रहा था, 500 रुपये लेने लग गया, ठीक है। तो योग जीडीपी में जो योगदान बढ़ गया, किसका बढ़ गया? सेवा क्षेत्र का, और ज़्यादा हो गया। क्या हमारे देश में सुरक्षा, जो उसने सलाह देने की फीस बढ़ाई, क्या गुणवत्ता की गारंटी ले रहा है? वो नहीं ले रहा है। क्या उसने अपनी सुविधाएं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई, वो बस फीस बढ़ा दी उसने, ठीक है। ये हो रहा है। बाकी आप जो भी जांचें करवा रहे हो, सारी चीजें जो भी करवा रहे हो, वो भी सेवा क्षेत्र में ही है, लेकिन डॉक्टर थोड़ी करके दे रहा है जांचें, वो तो बाहर से ही करवा रहे हो ना। महंगाई बढ़ने के हिसाब से डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा ली बस, लेकिन गुणवत्ता बेहतर हो, सुविधा बेहतर हो, उसकी कोई
गारंटी नहीं है। आगे समझना इसको। इसको लीप फ्रॉग इफेक्ट कहा जाता है कि हम सीधे कृषि क्षेत्र से सीधे कहाँ पे गए, सर्विस सेक्टर में, ठीक है, मतलब कि सेवा क्षेत्र में चले गए। इसको कहा जाता है लीप फ्रॉग इफेक्ट, डायरेक्ट चले गए ना। सेवा क्षेत्र जीडीपी क्षेत्र ज्यादा, मतलब देश सेवा बेचकर ज्यादा पैसे कमा रहा है, मतलब कि हमने हमारा ज्ञान बेचकर ज्यादा पैसे कमाए। जैसे कि हमारे जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो अंग्रेजी बोल सकते थे, अच्छा ज्ञान था, उनको कंप्यूटर दिया गया, उन्होंने अच्छे से समझा, उनको जो कोचिंग दी जाती कोचिंग दी गई, फिर उन्होंने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, दुनिया को सेवा प्रदान की। हमारे देश के अंदर जब दुनिया को दे रहे थे तो हमारा देश पीछे कैसे रहता था। हमारे देश में भी हम ये कह सकते हैं कि कार खरीदनी थी तब हमने मोबाइल खरीदे, बस यही एग्जाम्पल है कि जब हमको उद्योग धंधे, जब हम कार खरीदते तो और नई कारें बनती, लेकिन हमने ज़्यादा किस पे ध्यान दिया, सेवा क्षेत्र पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य सुविधाओं पे हमने ध्यान दिया। तो ऐसी चीज़ों पे जब हमने ध्यान दिया तो सेवा क्षेत्र अपने आप ही डेवलप हो गया और उद्योग जो क्षेत्र था वो पीछे रह गया। ठीक है, 5 पॉइंट है इसके बढ़ने के, वो समझ लेना। भारत में ऐसा क्या हुआ था कि हम सीधा ज्ञान बांटने पे चले गए, ये क्वेश्चन था, हमने भी इसके आज जवाब दिया, लेकिन 5 पॉइंट इसको देखना। सेवाएं कैसे बेची जा रही है, विशेषज्ञता और समय बेचा जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर टाइम देता है 2 से 3 बजे आपको देखेगा, ठीक है, इस तरह ली गई फीस जीडीपी में गिनी जाएगी। जो भी डॉक्टर आपसे फीस लेता है उसको किस में गिना जाएगा, जीडीपी के अंदर। कैसे गिना जाएगा, 1 महीने के अंदर, जो भी टाइम पीरियड होता है उसके अंदर डॉक्टर को ये बताना होता है गवर्नमेंट को कि हमारा महीने की इनकम इतनी है, फिर गवर्नमेंट उसे टैक्स लेती है, लेकिन जीडीपी में उसको गणना कर ली जाती है कि हाँ, अस्पतालों के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से इतनी जीडीपी में योगदान आ रहा है। उस हिसाब से सारे सेक्टरों में होता है ये, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर की बात के लिए डॉक्टर नहीं, सब चीज़ें, नर्स हो गई, जो भी अस्पताल के अंदर काम करने वाले मजदूर जो भी हैं, नर्स हो गई, वहाँ पर पोछा लगाने वाले, सारे जितने भी पैसे उनको मिल रहे हैं सारे सेवा क्षेत्रों में जुड़ जाएंगे। खेती में काम करने वाले जो मजदूर हैं, किसान मजदूर जो भी हैं, सारे प्राथमिक क्षेत्रों में जोड़े जाएंगे। उद्योग कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक, जितने भी मध्यम वर्ग के लोग, सारे द्वितीय क्षेत्र में, मतलब जो लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वहीं पे जोड़ लिया जाता है। उसके बाद देखना, सुविधाएं बेचना, बैंकिंग हो गए, जैसे कि ठीक है, बैंकिंग, भाड़ा, ज्ञान बेचना, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम ने हमने बात कर ली। एक चीज और है कि जो बाबा होते हैं, जो कथा करते हैं, उनको चंदे के रूप में चढ़ावा देना, और जो भी वहाँ पे दुकानें लगाई जाती है उन सामग्रियों को बेचना, ये भी सेवा क्षेत्र में ही आता है। जैसे माला हो गई, प्रसाद हो गया, इस तरह की चीजें। सूचना क्रांति और वैश्वीकरण, 1990 ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया को सस्ते अंग्रेजों की जरूरत थी, हमने इसकी बात कर ली। ये तुलनात्मक अध्ययन था तीनों क्षेत्रों का, इनको आसान भाषा में समझाने का। अब हम जीडीपी को समझ लेते हैं कि एक बार वापस की जीडीपी क्या होती है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होता है, किसी भी राष्ट्र में उत्पादन की शक्ति कितनी है, जीडीपी के द्वारा आकलन किया जाता है। जीवीए भी होता है इसमें, लेकिन हम सिर्फ जीडीपी की बात करें, दोनों सेम ही है, लेकिन उसका भी अलग से हम पढ़ेंगे। जीडीपी जो होती है हमारे देश के अंदर हर एक क्षेत्र में उसकी गणना की जाती है। जैसे कि एक किसान है, खेत से 10 बीघा खेत है और 100 बोरी उसने गेहूं की तैयार की, ठीक है, उत्पादन किया 100 बोरी का। अब 100 बोरी मतलब कितने टन हो गए, एक बोरी में 100 किलो, तो मतलब 100 बोरी मतलब 10 टन, ठीक है, हाँ 100 टन, ठीक है। उसके बाद देखना, जैसे ही हमने उनको गुणा करेंगे कितने से, जितनी वो बेची जा रही है फसलें, तो वो जीडीपी का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है उद्योग क्षेत्र, जो अंतिम वस्तु होती है, जैसे कि उन गेहूं के द्वारा उनका आटा बना गया, फिर ब्रेड बनाया, जो भी उन चीज़ों में विनिर्माण किया गया, तो अंतिम में एमआरपी लिख दी जाती है। वही एमआरपी जीडीपी के अंदर शामिल कर ली जाएगी, और सेवा क्षेत्रों के अंदर जो टैक्स डॉक्टर चुका रहे हैं उनके आधार पर पता लगा दिया जाता है कि कितना हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इनको ही जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी के अंदर दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हमारे भारत के अंदर है, प्रोडक्ट बेच रही है, बना रही है,
उसको जीडीपी के अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन हमारे देश की कंपनी अगर किसी भी विदेश में है तो उसका हिस्सा जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना।